तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महान्यायवादी, महाधिवक्ता व नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए होगा अटॉर्नी जनरल। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत का महान्यायवादी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन डी होगा, भारत का महान्यायवादी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ई लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए विधि मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बी होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायाधिकर्ता, सी महान्यायवादी, डी महाधिवक्ता। तो इसका सही उत्तर सी होगा, महान्यायवादी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का महानियंत्रक, सी भारत का महान्यायवादी, डी विधि सचिव। तो इसका सही उत्तर सी होगा, भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं? ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी सचिव विधि मंत्रालय, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं? ए भारत के राष्ट्रपति के, बी प्रधानमंत्री के, सी लोकसभा के, डी भारत सरकार के। तो इसका सही उत्तर डी होगा, भारत सरकार के। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ए महाधिवक्ता को, बी महान्यायवादी को, सी अतिरिक्त महाधिवक्ता को, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर भी होगा, महान्यायवादी को। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। निम्न कूट से उत्तर दीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 3 और 4। तो इसका सही उत्तर ए होगा, पहला और दूसरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 88 में है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार अतः राष्ट्रपति को ही
को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। दूसरा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही हैं, डी ना तो एक और ना ही दो सही है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल एक सही है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी पहला, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा, लोकसभा में बोल सकता है। चौथा, लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो और चार, सी एक दो और तीन, डी एक एवं तीन। तो इसका सही उत्तर सी होगा, एक दो एवं तीन। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ए भारत के महान्यायवादी को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो इसका सही उत्तर ए होगा, भारत के महान्यायवादी को। अगले प्रश्न को देखते हैं। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन में सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। इसमें हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ए भारत के महालेखा परीक्षक एवं लेखा नियंत्रक को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष को, डी भारत के अटॉर्नी जनरल को। तो इसका सही उत्तर डी होगा, भारत के अटॉर्नी जनरल को। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ए उपराष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, डी चुनाव आयुक्त, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अटॉर्नी जनरल। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल, सी मुख्य न्यायाधीश, डी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही उत्तर डी होगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी महान्यायवादी, डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसमें हमारा उत्तर ए और सी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही में एक सदन के रूप में भाग ले सकता है, जबकि महान्यायवादी दोनों सदनों में किसी में भी भाग ले सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, बी उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, सी उसे संसद में मत देने का अधिकार है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है अनुच्छेद 88 के अनुसार। डी विकल्प में सही नहीं लिखा गया है, इसमें होना चाहिए था उपर्युक्त में से उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ए सरकारी अधिवक्ता, बी कानूनी सलाहकार, बी राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, सी कानूनी सलाहकार, डी प्रशासनिक अधिकारी। तो इसका सही उत्तर सी होगा, कानूनी सलाहकार।
अटार्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटार्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सॉलिसिटर होता है ए एक प्रशासनिक अधिकारी, बी न्यायिक सलाहकार, सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो इसमें हमारा सही उत्तर बी होगा, एक न्यायिक सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है जो अटार्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्यायाधिकर्ता, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर बी होगा, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) में इसका उल्लेख है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165(1) वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यह राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? ए महाधिवक्ता, बी महान्यायवादी, सी सॉलिसिटर जनरल, डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका सही उत्तर ए होगा, महाधिवक्ता। अगले प्रश्न को देखते हैं, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। ए मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायवादी, सी महाधिवक्ता, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। तो इसका सही उत्तर सी होगा, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर डी होगा, ना तो एक ना ही दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीली होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, डी वित्त मंत्री द्वारा। तो इसका उत्तर ए होगा, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 149। तो इसका उत्तर सी होगा, अनुच्छेद 148। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? ए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, बी लोकसभा के अध्यक्ष को, सी भारत के कानून मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका सही उत्तर डी होगा, भारत के राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया? ए संसदीय अधिनियम द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, भारतीय संविधान द्वारा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा पद परीक्षक के पद का उल्लेख है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो इसका उत्तर सी होगा, 6 वर्ष। आइए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के
का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सी, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। डी, उनको राष्ट्रपति पद से मुक्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। यह गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कैग को पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संसद की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? ए, लोकसभा अध्यक्ष के। बी, भारत के महान्यायवादी के। सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के। तो इसका सही उत्तर सी होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। अगले प्रश्न को देखते हैं। कथन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु औचित्य भी है। कथन बी, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। ए गलत है परंतु आर सही है। बी, ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। डिटेल देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? ए, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ हानि के लेखाओं का लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक धन राजस्व राजकोष में जमा हो। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता, बल्कि इसकी लेखा परीक्षण करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य हैं जो नीचे दिए गए हैं। वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों का लेन देन की लेखा परीक्षण करता है। वह व्यापारिक, निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों का लेखा परीक्षण करता है। वह भंडार गृहों का लेखा परीक्षण करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की भी लेखा परीक्षण करता है। वह सरकारी कंपनियों, निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार का अधिकार रखता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों का लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हैं। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए।
ए 1 तथा 2 दोनों असत्य हैं, बी 1 और 2 दोनों सत्य हैं, डी 1 असत्य है लेकिन 2 सत्य है, डी 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? पहला, सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है। दूसरा, सीएजी के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा, सीएजी के प्रतिवेदन से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। चौथा, सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्ति प्राप्त है कि सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षण और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? ए केवल 1, 3, 4, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 2 और 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदन के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है? ए भारत के राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी संसद की, डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो इसका उत्तर सी होगा, संसद की। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ए भारत के महान्यायवादी, बी भारत के महाअधिवक्ता, सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 149। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, डी राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसमें कोई भी विकल्प सही मेल नहीं खाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से एक का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? ए प्रवर समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी प्रधानमंत्री, डी लोक लेखा समिति।
तो इसका सही उत्तर डी होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की कार्रवाई की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? ए 1975, बी 1977, सी 1976, डी 1981। तो इसका सही उत्तर सी होगा 1976। सीएजी कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में 1976 में संशोधित कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन यानी अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्य स्तर पर उपर्युक्त दोनों ही दायित्वों यानी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया ए 1972 में, बी 1976 में, सी 1980 में, डी 1987 में। तो इसका सही उत्तर बी होगा 1976 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राज्य वित्त सचिव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्र के साथ साथ राज्य के वित्तीय लेखों की संवीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। तो इसका सही उत्तर भी होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों को लेखा परीक्षण करता है अथवा उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। अगला प्रश्न। भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं? ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, डी उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो इसका सही उत्तर बी होगा लोक वित्त संरक्षक के रूप में। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के ए 12वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, बी 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इसका सही उत्तर सी होगा 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया। इससे पूर्व वो जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल बने थे। अगले प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। भारत का उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महाधिवक्ता, भारत का महान्यायवादी और उसके संस्थान दिए गए हैं। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति से संबंधित है। महाधिवक्ता यानी महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक से संबंधित है। प्रश्नों में भारत का महाधिवक्ता उल्लिखित है जो कि गलत है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को राज्य स्तर पर नियुक्त किया जाता है, जबकि संघ स्तर पर महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं ए सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, बी सार्वजनिक राजस्व, सी वित्तीय प्रशासन, डी व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन।
लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। आइए वरीयता अनुक्रम के से संबंधित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला मंत्रिमंडल सचिव, दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है ए 3-4-2-1, बी 4-3-1-2, सी 4-3-2-1, डी 3-4-1-2। तो इसका सही उत्तर सी होगा 4-3-2-1। आइए व्याख्या देखते हैं। दिए गए अधिकारियों का अग्रता क्रम यानी वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है या आते हैं? ए भारत का महान्यायवादी, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी चीफ ऑफ स्टाफ्स, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर भी होगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। व्याख्या देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रम इस प्रकार है। पहले पर राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, पांचवें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद 5 का उप प्रधानमंत्री। भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष क्रमांक 6 पर हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्णता क्रम में निम्न में से कौन सबसे पहले है? ए उप प्रधानमंत्री, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी अपने राज्य में राज्यपाल, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर सी होगा अपने राज्य में राज्यपाल। उसके उपरांत भूतपूर्व राष्ट्रपति का क्रम आता है, तत्पश्चात लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? ए यूपीएससी का अध्यक्ष, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ही हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आइए व्याख्या देखते हैं। वरीयता अनुक्रम यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इसके संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 का पे रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें पर, जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें स्थान पर रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी है? ए गृह सचिव, बी रक्षा सचिव, सी मंत्रिमंडल सचिव, डी दिल्ली का उपराज्यपाल। इसका सही उत्तर सी होगा मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। अगला प्रश्न। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? ए दिल्ली के उपराज्यपाल, बी भारत के रक्षा सचिव, सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव, डी भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। तो इसका सही उत्तर सी होगा भारत के मंत्रिमंडल सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी। धन्यवाद। आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम संसद यानी संसद के प्रथम खंड लोकसभा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।